नमस्कार। दर्शकों कहते हैं कि गिर जो गया तो बात क्या, कोशिश है जारी। आज नहीं तो कल होगी अपनी भी बारी। पा लेंगे मंजिल, आसमान छू लेंगे, एक नई मिसाल इस शक को हम जरूर देंगे। दर्शकों नमस्कार। डीडी बिहार की बेहद ही खास कार्यक्रम मॉर्निंग लाइव शो बिहार बिहान में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की सुबह आपके साथ मैं हूं मुस्कान, अपने को होस्ट राकेश के साथ। दर्शकों कहते हैं कि जब वक्त आपके साथ हो तो कभी भी गुरूर नहीं करना चाहिए, लेकिन और जब वक्त आपके साथ ना हो तो हमेशा सब्र करना चाहिए। और कहते हैं ना कि सब्र का फल हमेशा मीठा होता है। और साथ ही दर्शकों अपनी क्षमताओं को हमेशा बढ़ाते रहें, क्योंकि जो उपलब्धि आज हमने पाई है उससे कई ज़्यादा हम पा सकते हैं। इसलिए हमेशा अपनी क्षमताओं को बढ़ाते रहे, खुद को चुनौती देते रहें और हमेशा मुस्कुराते रहे, सकारात्मक रहे, खुश रहे, प्रसन्न रहे और साथ ही हमेशा मुस्कुराते रहे। क्यों राकेश? बिल्कुल मुस्कान, आपने बिल्कुल सही कहा। और दूसरे के जोश और जज्बे को देखने के बाद जो दूसरे हमारे आसपास जो होते हैं, जो सफलता पाते हैं, उनकी सफलताओं से हमें बिल्कुल कतराना नहीं है, डरना नहीं है, बल्कि उनसे हमें प्रेरणा लेनी है। और इन्हीं कामनाओं के साथ, इन्हीं प्रेरणा के साथ मैं राकेश आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करना चाहूँगा दूरदर्शन के बेहद ही खास और लोकप्रिय कार्यक्रम बिहार बिहान में। मैं हूँ राकेश। पुनः मैं आपको बताता चलूँ कि बिहार बिहान हर रोज़ाना सुबह एक नए विचार के साथ आपको अवगत कराता है और साथ ही साथ एक नए प्रेरणा के साथ आपको ये भी बताता है कि दिन की शुरुआत न सिर्फ सकारात्मक विचार के साथ हमें करना चाहिए, बल्कि जो हम उठते हैं सुबह सुबह ऊर्जावान होते हैं, नए सूरज की किरण जिस तरह से हमारे शरीर पर पड़ता है, ठीक उसी तरह हमारी जो ऊर्जा होती है वो हमारे दुनिया के लिए होती है, हमारे आसपास लोगों के लिए होता है और हमारे समाज के लिए होता है। तो अपनी ऊर्जा को खपत करें, अपने समाज के लोगों के लिए मेहनत करके आगे बढ़े और सभी का नाम रोशन करें। इन उम्मीद के साथ फिर से आपका हम स्वागत करना चाहेंगे और बढ़ेंगे आज के विचार। जी हाँ, आज का विचार क्या है देखते हैं आज के इस सेगमेंट में। महात्मा गांधी ने कहा था, एक विनम्र तरीके से आप दुनिया को हिला सकते हैं। हम आज बात करने वाले हैं हड्डी रोग के बारे में और इसी के साथ साथ जयप्रकाश नारायण हॉस्पिटल के बारे में भी, जो कभी एक छोटा सा अर्बन पीएचसी हुआ करता था। कैसे इसकी शुरुआत हुई और अब ये किस तरह सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में तब्दील हो गया है, क्या कुछ पूरा फैसिलिटीज दी जा रही है, इन तमाम चीज़ों पर आज हम नज़र डालेंगे। पुनः आपका स्वागत करना चाहेंगे डॉक्टर सुभाष सर हमारे खास कार्यक्रम। और जैसा कि पहला सवाल हमारा ये है कि जयप्रकाश नारायण हॉस्पिटल की हम बात करें, जिसे आज सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल कहा जाता है, इसका मान्यता प्राप्त हो गया है। तो शुरुआत हम करना चाहेंगे उन दिनों से जब जो यादें हैं, जयप्रकाश नारायण की यादें इस हॉस्पिटल के साथ जुड़ी हुई है। तो हम जरूर चाहेंगे इसके बारे में बताएं कि एक छोटा सा अर्बन पीएचसी से कैसे जयप्रकाश नारायण सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल का जो सफ़र वो तय हुआ, उसके बारे में जरूर बताएं। सबसे पहले तो मैं डीडी बिहार आप दोनों लोगों को धन्यवाद देता हूं और पूरे डीडी टीम को कि मुझे एक मौका दिया गया और इस कार्यक्रम में मुझे आज के दिन बुलाया गया, जो सच में बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। और आज हम लोग अपने अस्पताल और हड्डी रोग से संबंधित बातों पर विचार करेंगे। तो ये बता दूं मैं कि लोकनायक जयप्रकाश नारायण अस्पताल जो आज पटना में राजवंशी नगर में अवस्थित है, वो एक छोटा अस्पताल हुआ करता था जिसमें सिर्फ 4 चिकित्सा पदाधिकारी होते थे, कुछ 10 बेड हुआ करता था। लेकिन इसका कैंपस बहुत बड़ा था। पटना में इस तरह के 6 शहरी अस्पताल थे। एक न्यू गार्डनर रोड हॉस्पिटल है जो इनकम टैक्स चौराहा के पास है, एक राजेंद्र नगर में है, एक पटना सिटी में है, एक गर्दनी बाग में है। तो इस तरह 2006 ईस्वी में मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ। स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव श्री दीपक कुमार जी थे, उनका ओएसडी में बना था और वो स्वास्थ्य के लिए काफ़ी संकल्प थे, काफ़ी सोच रहे थे। तो हम लोगों ने एक विचार विमर्श किया कि क्यों नहीं ये शहरी अस्पताल को एक सुपर स्पेशलिटी सिंगल डिपार्टमेंट का अस्पताल बना करके इस पूरे पटना को दिया जाए बिहार वासियों को। तो इसी क्रम में राजवंशी नगर अस्पताल को हड्डी का अस्पताल के रूप में तैयार किया गया। और इसका चूँकि जयप्रकाश जी का एक बार इलाज इस अस्पताल में हुआ था, उन्होंने इच्छा भी व्यक्त की थी,
1974 के समय की बात है कि इस अस्पताल को हड्डी का अस्पताल बनाया जाए। तो इस अस्पताल का नामकरण 2006 में सरकार द्वारा, स्वास्थ्य विभाग द्वारा एक राज्यादेश जारी करते हुए लोकनायक जयप्रकाश नारायण हड्डी अस्पताल बनाया गया। और उस दिन से इस पर हमारे मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी उस समय थे, और उनका भी ये एक ड्रीम प्रोजेक्ट है, उनका भी बहुत बड़ा सहयोग है इस अस्पताल को आगे बढ़ाने में। और धीरे धीरे इस पे चिकित्सकों की का चयन हुआ, और ये अस्पताल को 2011 में इसके पदों की स्वीकृति हुई। पदों की स्वीकृति के बाद अच्छे संख्या में चिकित्सक आने लगे, नर्सेज का भी पद क्रिएट हुआ, और ये अस्पताल, चूँकि ये अस्पताल में भवन तो था लेकिन छोटे रूप पे कार्य कर रहा था, तो इसकी परिकल्पना की जा सकती थी कि इसे आज हम लोग करीब 100 बेड का अस्पताल बना करके चालू किए। फिर धीरे धीरे इस अस्पताल में एक ट्रॉमा सेंटर भी बनाया गया, जो बहुत ही आधुनिक रूप से बना है, पूरा सेंट्रली एयर कंडीशन है। ये 50 बेड का ट्रॉमा सेंटर बना, जो 24 घंटा इमरजेंसी के रूप में चलता है। इसमें भी नई राज्यादेश आई, नए पद की सृजन हुई, और कई चिकित्सकों का समावेश हुआ। वो लोग आ कर के काम करना शुरू किए। हम लोग के अस्पताल में काफ़ी सुविधाएं दी जाती है। अस्पताल मॉर्निंग में, इवनिंग में ओपीडी चलता है। मात्र शुल्क, रजिस्ट्रेशन शुल्क सिर्फ 5 रुपया है, और बाकी किसी चीज़, सारा चीज़ निःशुल्क है। जैसे एक्सरे की सुविधा है। हड्डी का एक अस्पताल में एक्सरे की सुविधा होना बहुत ही ज़रूरी होता है, लेकिन चूँकि भीड़ बहुत है इसलिए कुछ वक्त लगता है ज़रूर, लेकिन ये पूरा निःशुल्क है एक्सरे। उसके बाद जांच की व्यवस्था है, पैथोलॉजी जांच जो टेस्ट होता है वो जांच की व्यवस्था है, वो भी पूरा निःशुल्क है। इसके साथ साथ हमारे यहाँ सीटी स्कैन जो पीपीपी मोड पर दिया गया है, वो है जो पूरे भारतवर्ष में पीपीपी मोड पर जो इसका प्राइसेस रखा गया है। जैसे उदाहरण के तौर पर मैं बता दूं कि ब्रेन का सीटी सिर्फ मात्र 566 रुपया में होता है, जबकि बाहर में दूसरे जो सेंटर्स हैं वहाँ करीब 2500 रुपया उसका चार्जेस है। ये CGHS के रेट से 36% और नीचे ही रेट इसका है। फिर कोविड पीरियड में आप लोग सब लोग जानते थे कि HRCT किया जाता था, जिसमें 4 से 5 हज़ार रुपया लगता था लोगों का। वो उसका कीमत हमारे यहाँ से मात्र 1063 रुपीज़ है। और तो ये मरीजों को बहुत ही सुविधा प्रदान करती है। 3D CT जोड़ों का हड्डी अस्पताल में जोड़ों के इलाज के लिए 3D CT की बहुत बड़ी रोल है, अहम आवश्यकता पड़ती है, जिससे जोड़ में कहाँ पर विकार है वो पता चलता है। वो सिर्फ 1500 रुपया में है, बाहर में मार्केट में। सर, आपसे जानना चाहूँगी कि आप LNJP हॉस्पिटल में निदेशक तो हैं, साथ ही साथ आप हड्डी रोग विशेषज्ञ भी हैं। आपसे जानना चाहूँगी, हड्डी टूटना किसी भी उम्र में बहुत ज़्यादा दर्द देता है। आपसे जानना चाहूँगी कि ये जो ऑर्थराइटिस एक बीमारी है, वो बहुत आम बीमारी है और बहुत लोगों को ऐसा होता है। तो ये ऑर्थराइटिस, ऐसा कहा जाता है कि कोई भी जो ज़्यादा जिएगा उसको ऑर्थराइटिस कहीं ना कहीं महसूस होगा ही। तो इसमें कितनी सच्चाई है? और साथ ही आपसे ये भी जानना चाहूँगी कि LNJP हॉस्पिटल में क्या कुछ पहल है मरीजों के लिए? देखिए, आर्थराइटिस एक कॉमन वर्ड है। जो आर्थरस मतलब जॉइंट, आइटिस मतलब इन्फ्लेमेशन, तो जोड़ों में इन्फ्लेमेशन। अब ये जोड़ों में इन्फ्लेमेशन कई कारणों से हो सकता है। जैसे एक तो आप लोग सब लोग जानते हैं कि जैसे लोगों का उम्र बढ़ता है तो उसको ऑस्टियोआर्थराइटिस हम लोग बोलते हैं। तो डिजेनरेटिव आर्थराइटिस है, मतलब हड्डी के जोड़, जैसे घुटने का जोड़ है वो घिस जाता है। वो घिसने से उसमें दर्द आती है। जोड़ों के बीच में कार्टिलेज होता है जो जिसमें नर्व नहीं होता है, और वो आपका जोड़ चलता है तो उसमें कोई पेन नहीं होगा। लेकिन अगर यही कार्टिलेज घिस गया और बोन एक्सपोज हो रहा है तो वहाँ पर नर्व एंडिंग होता है, जिसके कारण लोगों को दर्द होता है। तो ये अभी बहुत कॉमन देखा जा रहा है। हर एक उम्र वाले 40-45 वर्ष के 50 में हड्डी, घुटना का हड्डी घिस रहा है,
और वो दर्द ले कर के आते हैं। तो ऐसे में अगर ये कई स्टेजेस में है, अगर वो मरीज शुरुआती स्टेज में चिकित्सक से, हड्डी रोग विशेषज्ञ से मिल लेंगे तो उनको प्रॉपर वे में उपाय बताएंगे कि इससे कैसे आप निदान ले सकते हैं। क्योंकि ये एक बैक पूरी खराबी नहीं आती है, लेकिन अगर इसका बचाव लोग करेगा तो डेफिनेटली उसको फ़ायदा मिलेगा और वो शुरुआती स्टेज में ही वहीं पर उसका बीमारी रुक जाएगा और वो अपना ज़िंदगी व्यापन कर सकता है। क्योंकि आप कल्पना कीजिए ऐसी स्थिति कि आप सब तरफ से चुस्त दुरुस्त हैं और आपको उठने में, बैठने में, चलने में, घुटने से में दर्द है, तो आपका लाइफ समझ लीजिए एक तरह से क्रिपल्ड हो जाता है। ऐसे में हम लोग अर्ली स्टेजेस में कुछ दवाइयाँ, एक्सरसाइज ये बता करके और अवेयरनेस उसमें लाते हैं कि आखिर इसको आप कैसे बचाव करेंगे। लेकिन जब जॉइंट एकदम ख़त्म हो जाता है, घिस जाता है, तो फिर उसको प्रत्यारोपण मतलब जॉइंट रिप्लेसमेंट का भी सुविधा है जो हमारे अस्पताल में होता है। उसमें जॉइंट का ऊपर का जो लेयर है, जो सरफेस है, जिसके कारण दर्द होता है, उसको हम लोग बदलते हैं, उस पर एक कवरिंग कर देते हैं और वो नॉन लिविंग होने के कारण उसमें पेन नहीं होता है और अच्छे से उसका दिनचर्या चलने लगता है। फिर बात करें हम लोग आर्थराइटिस की, तो जैसे रूमेटॉयड आर्थराइटिस, गठिया रोग। गठिया एक ऐसा बीमारी है जो आपको अगर किसी भी बैक्टीरिया का संक्रमण हो जाता है तो उसके रिस्पॉन्स में कुछ एंटीबॉडी बॉडी में बनने लगता है और आपका जो इम्यूनिटी है वो लेवल घटने लगता है। तो ये ऑटो इम्यून ग्रुप में आता है, जिसमें कि जोड़ों में सूजन, सभी जोड़ों में सूजन आएगा, उसमें दर्द आएगा, कार्टिलेज इन्वॉल्व हो जाएगा और इसको लोग गठिया रोग के रूप में जानते हैं कि ये दर्द हो रहा है। ये भी बड़ा बहुत ही दिक्कत देने वाली बीमारी है, लेकिन इसके भी उपाय हैं। अगर सही समय पर किसी भी चिकित्सक से लोग मिलेंगे तो कई तरह के स्टेजेस में दवाई दी जाती है। जैसे कुछ तो दर्द कम करने के लिए, कुछ उस बीमारी की रोकथाम के लिए जिसको DMRD कहते हैं, फिर उसके बाद लोकल हीट फिजियोथेरेपिस्ट लोग एक्सरसाइज करवाते हैं, सिकाई करवाते हैं, शॉर्ट वेव डायथर्मी वगैरह देते हैं, कई प्रकार से इसके उपचार किए जाते हैं। तो इसके लिए भी हमारे यहाँ अस्पताल में फिजियोथेरेपी की एक बहुत अच्छी टीम है जो सुबह 9 बजे से शाम 6:30 बजे तक फिजियोथेरेपिस्ट अपने इस कार्य में लगे रहते हैं। तो हम लोग का एक ऐसा अस्पताल है जो फुल डे कवरेज देता है मरीजों को। तो एक तो ये रूमेटॉयड आर्थराइटिस हो गया, उसी में कई प्रकार के होते हैं। जैसे आप जानते होंगे गाउटी आर्थराइटिस, यूरिक एसिड बढ़ जाता है, वो गाउट के रूप में जाना जाता है। जैसे कोई के भी खाने में अगर प्रोटीन की मात्रा अधिक है, चाहे उस ज़्यादा सोचते हैं, टेंशन में, स्ट्रेस में रहते हैं, तो यूरिक एसिड का ज़्यादा शरीर में निकलता है और वो जोड़ों में जा कर के, खास करके पैर के अंगूठे वाले जोड़ में, जहाँ ग्रेविटी के कारण वो सेटल करता है। आप समझ लीजिए कि अगर आपके शरीर में एक गिलास है, गिलास पानी में आप 1 चम्मच चीनी डालिएगा तो वो घुल जाएगा, लेकिन अगर 5 चम्मच डाल दीजिएगा तो वो घुलेगा नहीं, वो जाके सतह पर बैठ जाएगा। उसी तरह आपके शरीर में जितने खून की मात्रा है और उसमें यूरिक एसिड के क्रिस्टल्स अधिक हैं तो वो जा कर के सेटल करेगा और जहाँ जहाँ डिपेंडेंट पार्ट है वहाँ जा कर के सेटल करता है और वो बड़ा पेनफुल क्रिस्टल्स होते हैं उसके, वहाँ पर इन्फ्लेमेशन पैदा करते हैं और पेनफुल हो जाता है। तो बहुत ही ये दर्द वाली स्थिति हो जाती है लोगों की। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि जोड़ों का दर्द, गठिया रोग एक बहुत ही दिक्कत देने वाली है, एक समूह है जो हमेशा इससे प्रताड़ित रहता है। फिर एक आप देखे होंगे कि कोई व्यक्ति है जिसका कि एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस का रूप में ये जोड़ों का दर्द है, उसके पूरे स्पाइन जो है, वर्टिब्रा स्पाइन, वो फ्यूज़ कर जाता है आपस में, वो फ्यूज़ करके बैम्बू जैसा बन जाता है। बैम्बू स्पाइन कहते हैं उसको। जैसे आपके किसी भी आदमी के स्पाइन में एक लचक होती है, वो आगे पीछे साइड में मुड़ सकता है, लेकिन उसका जो है वो लचक
ख़त्म हो जाता है तो वो एक बांस की तरह हो जाता है। तो उसका अगर उसको इधर देखना है तो ऐसे घूम के नहीं देखेगा, वो पूरे शरीर को उसको घुमाना पड़ता है। तो इसको कहते हैं हम लोग एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस। ये भी एक बहुत ही ख़राब समस्या है, और लेकिन अगर चिकित्सक से सही समय पर सही इलाज हो तो इस पर भी रोकथाम किया जा सकता है। तो सबसे बड़ा चीज़ है स्वास्थ्य के क्षेत्र में कि अगर कोई प्रॉब्लम हो रहा है तो उसको इग्नोर नहीं कीजिए, उसको आप इमीडिएटली, क्योंकि आपको बता दूं मैं कि बीमारी जो है वो एक टिप ऑफ आइसबर्ग, बर्फ़ की तरह होता है। जैसे अगर बर्फ़ को पानी में डाल दीजिएगा तो सिर्फ उसका एक भाग ही बाहर दिखता है और उसका 9वां हिस्सा पानी के अंदर रहता है। बीमारी और डिजीज़ भी इसी तरह टिप ऑफ आइसबर्ग है। शुरुआती स्टेज में वो सिर्फ उसका एक पार्ट दिखता है, 9वां हिस्सा उसका पता नहीं चलता है। लेकिन कुशल स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल में विशेषज्ञ चिकित्सकों से मिलने के बाद वो कई तरह का हिस्ट्री से, जांच से ये पता लगा लेता है कि वो बर्फ़ का, चाहे वो बीमारी का क्या स्वरूप है। तो वो स्वरूप पता चल जाएगा तो फिर उसका इलाज हो जाएगा। और छोटा प्रॉब्लम के कारण लोग इग्नोर करते हैं और बाद में उसका शिकार हो जाते हैं। तो इस तरह से बहुत सारा चीज़ है जिसके लिए, लेकिन एक मैसेज जो है, जो गूढ़ मंत्र है कि किसी भी प्रॉब्लम को इग्नोर न करना चाहिए, उसको सही समय पर, कहते हैं ना कि स्टिच इन टाइम सेव्स नाइन। अगर किसी चीज़ को शुरू समय में ही अगर स्वेटर खुल रहा है तो उसको उसी समय अगर बांध दिया जाए तो वो पूरा नहीं खुलेगा, नहीं तो पूरा खुल जाएगा। तो स्वास्थ्य में ये एक बहुत बड़ा गूढ़ मंत्र है, बहुत ही बड़ा मैसेज है कि किसी चीज़ को इग्नोर नहीं करना चाहिए। तो इलाज हर एक चीज़ का है। फिर उसके बाद आप देख लीजिए कि ट्यूबरकुलोसिस, अगर बोन टीबी का भी एक बीमारी है हम लोग के हड्डी में, तो वो भी शरीर के इम्यूनिटी पर डिपेंड कर रहा है। जैसे आप हम सब अब यहाँ बैठे हैं तो हो सकता है यहाँ पर भी टीबी का कीड़ा उड़ रहा होगा। तो इस टीबी के आपके अंदर भी जा रहा है, श्वास के नली से आप में भी जा रहा है, मेरे में भी जा रहा है। लेकिन अगर हमारा इम्यूनिटी कम है तो वो हमारे ऊपर ओवर पावर करेगा और हमें ग्रसित कर देगा टीबी बीमारी से। तो इसलिए व्यक्ति को चाहिए कि स्वस्थ जीवन की परिकल्पना करें। अब स्वस्थ जीवन की परिकल्पना कैसे कर सकता है? अब अगर आप सुस्त हैं, सही समय पर नहीं उठ रहे हैं, जो आज का लाइफस्टाइल हो गया है, मॉर्निंग वॉक नहीं कर रहे हैं, चाहे मॉर्निंग एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, घर में पड़े हुए हैं, मतलब तो आपको ये आपके ऊपर शिकार कर देगा। तो स्वस्थ जीवन के लिए 4 बहुत ही महत्वपूर्ण उपदेश है। सबसे पहला कि आपको एक्सरसाइज करना चाहिए। एक्सरसाइज, अब आप एक्सरसाइज करते हैं तो आपको रेस्ट भी करना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति केवल काम ही कर रहा है तो वो भी फिर शिकार हो जाएगा। आप लोगों ने सुना होगा कि बहुत सारा आईटी प्रोफेशनल्स लोग इतना काम करते हैं कि 45 साल की उम्र में ही किसी को हार्ट अटैक हो जा रहा है, किसी को बहुत सारी बीमारी हो रहा है, डायबिटीज़ हो जा रहा है। तो वो रेस्ट नहीं कर पा रहा है, वो रात दिन अपने कामों के पीछे भाग रहा है। तो इस काम के साथ साथ आपको रेस्ट भी करना चाहिए। उसके बाद आपका जो है सोच, पॉजिटिव थिंकिंग होना चाहिए। इन सब के साथ अगर आपकी सोच पॉजिटिव नहीं है तो आप बहुत बड़े बीमारी से ग्रसित हो जाइएगा। क्यों? आप अंदाज़ लगाइए कि जैसे आपके सामने अभी एक ऐसा कोई स्नेक आ गया तो क्या होता है, आपका रोआं खड़ा हो जाता है। चाहे कोई चीज़ सुन लेते हैं तो वैसे रोआं खड़ा होने से आपके शरीर के अंदर एड्रेनलिन का सिक्रीशन हुआ। अब ये एड्रेनलिन सिक्रीट हो रहा है तो आपके रोआं खड़े हो गए। आपको तो टच भी नहीं किया लेकिन अंदर। अब आपकी अगर पॉजिटिव थिंकिंग नहीं है और आप हमेशा स्ट्रेस में हैं तो आप हमेशा आपके शरीर के अंदर ये कॉर्टिसोन या एड्रेनलिन सिक्रीशंस हो रहा है और आपके अंदर वो विकार उत्पन्न कर रहा है। तो आप समझते हैं कि हमें कोई चोट लगेगा तब मैं बीमार होऊंगा, चाहे किसी कारण से होऊंगा, नहीं, आपके अपने सोच से भी आप बीमार होते जाइएगा। तो सबसे बड़ी चीज़ है कि आप खुश रहिए, आप पॉजिटिव सोचिए। अगर कोई चीज़ से ग्रसित भी हो गए हैं तो इससे निदान का क्या है, अच्छे होंगे तो आप ठीक भी हो जाएंगे। ऐसा नहीं है
कि सिर्फ दवा ही ठीक करता है। हम आपको एक एग्जाम्पल दे रहे हैं कि एक लेबर क्लास का आदमी था, उसको घुटने में दर्द हुआ, तो जहाँ था वो, वहाँ पे कोई दर्द की दवा नहीं थी, एक गैस की दवा सिर्फ थी। उसको वो दवा दे दी गई। आधे घंटे के बाद पूछा, क्या जी ठीक है अब? हाँ अब ठीक है। तो ये दवा जो है प्लेसिबो का भी इफेक्ट करता है। दर्द की दवा भी नहीं दी गई, सिर्फ उसको ये पता चला कि हमको दर्द का दवा मिला है, अभी ठीक होना है, और वो ठीक हो जाता है और कहता है कि हाँ हम ठीक है। तो इस तरह से स्टडी भी हुआ है कि दवा देना है और एक नॉर्मल गोली दे देना है। किसी समझ लीजिए बस सिर्फ एक कैल्शियम का गोली दे दिए, चाहे कोई ऐसे ही दवा, गैस का दवा, डाइजिन दे दिए, कुछ उसको पता नहीं है, तो वो जो है उसके सोच से कि हम ठीक हो गए, संतुष्टि हो जाती है। तो ये 3 चीज़ बहुत महत्वपूर्ण बताएं, सोच, पॉजिटिव थिंकिंग, और ये तीनों जो है आपके कंट्रोल में है। मतलब आप एक्सरसाइज भी कर सकते हैं, आप रेस्ट भी कर सकते हैं। पॉजिटिव सोचने के लिए आपको अवेयरनेस लोगों के द्वारा, आपके इस टीटी प्रोग्राम के माध्यम से मैं लोगों को भी बताना चाहता हूँ कि हमेशा आपकी सोच पॉजिटिव रहे, हमेशा खुश रहें, तो आपको जल्दी कोई बीमारी नहीं होगा। और चौथा चीज़ जो बहुत ही महत्वपूर्ण है स्वस्थ जीवन के लिए, वो है बैलेंस डाइट। आप फास्ट फूड, आजकल चौक चौराहे पर हर चीज़ ऐसा मिल रहा है कि बच्चे लोग, हर एज ग्रुप लोग उसका ज़्यादा सेवन कर रहे हैं, और जोमेटो और बहुत सारा चीज़ है जो आपको घर पर डोर स्टेप उपलब्ध करा दे रहा है। तो ये सुविधाएं बढ़ती जा रही है और आदमी का भोजन का प्रणाली गड़बड़ हो रहा है। तो आपको बैलेंस डाइट, जिसमें कि प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, मिनरल, विटामिन्स, सारा चीज़ का समायोजन होना चाहिए। अब तब आपका जो है हर चीज़ ठीक रहेगा, और ये आप खुद कर सकते हैं जी। वॉकिंग कर सकते हैं आप, हेल्दी डाइट लीजिए, इतना ही डाइट न लें कि आपका वज़न काफ़ी बढ़ता चला जाए। ओबेसिटी भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है हड्डी रोग के लिए। हड्डी ओबेसिटी रहने से जोड़ों पर अननेसेसरी ज़्यादा स्ट्रेस पड़ता है। तो देखते हैं कि बहुत लोग ओबीज़ है, बहुत यंगर एज ग्रुप का बच्चा सब भी बर्गर, पिज़्ज़ा ये सब खा करके ओबीज़ हो गया। चाइनीज़ फूड खाते हैं, उसमें बहुत सारा ऐसा इंग्रेडिएंट मिलाया जाता है जो कि हड्डी के लिए स्वास्थ्यवर्धक नहीं है, तो वो सब चीज़ का सेवन नहीं करना चाहिए जी। तो आप ये सब चीज़ लोगों को जानकारी मिलना चाहिए कि कैसे किसी के भी, अब जैसे कोई आदमी जॉब में है तब तक तो वो काम कर रहा है, एक्टिव है, लेकिन जैसे रिटायर करता है तो वो सुस्त हो जाता है, उसकी सब सारी कार्य प्रणाली सुस्त हो जाती है, वो अपने को रिटायर महसूस करता है। तो किसी को भी रिटायर महसूस नहीं करना है, उसको समझना है कि मेरा दिनचर्या ही मेरी नौकरी है, और मुझे इस नौकरी, जैसे कैसे जॉब में जाना है तो लोग अपना 8 बजे तैयार हुए, सब कुछ करके गए, काम किए, फिर लौट के आए। लेकिन अगर आप कोई रिटायर हुए, मैं रिटायर वाले लोगों से ये मेरा आह्वान है, मेरा सजेशन है कि आप अपने को रिटायर कभी मत समझिए। जॉब से भले आप रिटायर किए हैं, लेकिन लाइफ से नहीं रिटायर किए हैं। इसलिए हर एक दिन को आप अपना वर्किंग डे समझ करके अपने वर्किंग को, अपने कार्य को करते रहें, तो मैं समझता हूँ कि किसी को भी कोई भी बीमारी जल्दी नहीं आएगा जी। ये आपने बहुत बड़ी बात कही। और बीमारियां तो कई तरह की होती हैं, लोगों में जागरूकता बहुत ज़रूरी है। और जो रिटायरमेंट की आप बात करें, बेशक जॉब से तो रिटायर हो जाएंगे, लेकिन जीवन से हमें रिटायर नहीं होना है। इसलिए रोज़ाना जो गतिविधियां हैं, जो एक्टिविटी हैं, फिजिकल एक्टिविटी, वो करते रहिए, चाहे वो योगा हो या फिर छोटा मोटा कसरत हो या फिर कोई भी ऐसी एक्टिविटी जिससे आपका जो हेल्थ है वो ख़राब ना हो। और रेगुलर दिनचर्या में अपना फिक्स कर लीजिए कि आपका जो डेली रूटीन है वो क्या होना चाहिए, जिसके ज़रिए कहीं ना कहीं जो हड्डी रोग की जो बीमारी है आपको छुए भी नहीं। कई सारे आयों पर आपने बातें बताई, फैसिलिटीज़ क्या दे रहा है LNJP, और इसी के साथ साथ जो महत्वपूर्ण बातें आपने कही कि 4 बातों का हमें नियमित ख्याल रखना है, वो बच्चों के लिए भी, यूथ के लिए भी और बुजुर्गों के लिए भी। बहुत ही विशेष बात आपने कही है। चूँकि हम अगर बात करते हैं किसी राज्य की या फिर किसी देश के विकास की, तो डॉक्टर साहब हम ये जानना चाहेंगे कि किसी भी देश और राज्य का जो विकास का जो पैमाना तय करता है वो वहाँ का
हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर तय करता है कि वहाँ की जो हेल्थ स्वास्थ्य व्यवस्था है, जो स्वास्थ्य सुविधाएं हैं, वो क्या दी जा रही है। तो हम बिहार के संदर्भ में बात करना चाहेंगे कि बिहार कितना बदला है इस परिप्रेक्ष्य में। पहले की अपेक्षा यहाँ पर जो स्वास्थ्य व्यवस्थाएं हैं वो कितनी बदली है, लोगों तक कितनी आसान तरीके से ये पहुँच पा रही हैं, लोगों की धारणाएं कितनी बदली हैं सरकारी हॉस्पिटल के बारे में, और बिहार कितना तरक्की कर रहा है। क्योंकि सरकारें काम कर रही हैं, फिर भी इसके बावजूद हम ये जानना चाहेंगे कि बिहार जो है स्वास्थ्य व्यवस्था के क्षेत्र में कितना आगे बढ़ा है, इसके बारे में जरूर और बताएं। साथ ही सर इसमें ये भी मैं जानना चाहेंगे कि कहीं ना कहीं अभी भी अगर देखा जाए तो लोग स्वास्थ्य के लिए दिखाने के लिए, एजुकेशन के लिए लोग बाहर जाते हैं, उनकी सूची में बिहार या फिर पटना कभी नहीं होता, तो ये भी हमें बताएं। देखिए, ऐसा है कि पहला प्रश्न था कि किसी भी राज्य के लिए स्वास्थ्य का, तो जी हाँ, स्वास्थ्य का बहुत बड़ा रोल है। एक किसी भी आप अच्छे स्वास्थ्य में एक परिवार खुशहाल रहता है, परिवार के बाद समाज खुशहाल रहता है, फिर हमारा राष्ट्र, हमारा ये पूरा स्टेट खुश रहेगा और पूरा देश खुश रहेगा और पूरी दुनिया खुश रहेगी। तो हमारा भी, मेरी भी सरकार जो है, ये हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी इस कार्यक्रम के लिए स्वास्थ्य पर बहुत ही उनका स्ट्रेस रहा। पहले किसी भी सरकारी अस्पताल में मरीजों की संख्या बहुत कम होती थी और आज सरकारी अस्पताल में मरीजों की संख्या को देखिए, कितने बढ़ते हुए संख्या हो गई। दवाइयाँ मुफ्त मिल रही है। खास करके अभी हमारे नए स्वास्थ्य मंत्री डिप्टी सीएम श्री तेजस्वी जी ने जब से आया तब से इन्होंने कई मिशन मोड में ये काम कर रहे हैं। जैसे 2-2 महीने का एक टारगेट दे रहे हैं, रिव्यू हो रहा है और उसके लिए फंड भी दी जा रही है सभी सदर अस्पताल, पीएचसी। आप खुद कल्पना देखिएगा कि इंफ्रास्ट्रक्चर सब बहुत चेंज किया है। जैसे अगर आप किसी अस्पताल में गए और उस अस्पताल का एम्बियंस ही ठीक नहीं है, उस अस्पताल में साफ सफाई नहीं है, तो आप कितना, आपको कॉन्फिडेंस होगा उसके इलाज में। तो इस सब चीज़ पर बहुत ही स्ट्रेस दिया जा रहा है। पिछले 1.5 साल से, जब से ये नई सरकार आई है, और हमारे मुख्यमंत्री जी का तो इस पर यही कारण है कि आज एक शहरी अस्पताल, राजवंशी नगर अस्पताल, इतने बड़े पैमाने पर सुपर स्पेशलिटी अस्पताल के रूप में बदल गया और यहाँ पर चिकित्सकों की संख्या करीब 50 से ऊपर की है। उसके बाद बेड की संख्या करीब 124 है। एक आपको जैसे जैसे मानक में आप जानते हैं ना, मेदांता और पारस की सेंट्रल एयर कंडीशन, ऐसी ट्रॉमा सेंटर मेरे अस्पताल कैंपस में बना हुआ है। और इसके साथ साथ अगर सरकार का ध्यान नहीं होता तो मेरे अस्पताल में अभी, चूँकि उसके एरिया काफ़ी थे, 400 बेड का सिर्फ ऑर्थोपेडिक हॉस्पिटल का सरकार ने परिकल्पना किया और उसका कार्य भी शुरू हो गया, उसकी फाइलिंग भी चल रही है। तो मैं ये बता रहा हूँ कि एक सिंगल सब्जेक्ट ऑर्थोपेडिक के लिए पूरे हिंदुस्तान में कोई ऐसा अस्पताल नहीं है जहाँ 400 बेड का अस्पताल हो सिर्फ ऑर्थोपेडिक के लिए। तो ये हमारी सरकार और हमारे उप मुख्यमंत्री श्री तेजस्वी जी और श्री नीतीश कुमार जी जो हमारे मुख्यमंत्री हैं, इन्होंने अपने स्वास्थ्य पर इनका जोर है, इन पर इनका ध्यान है और तभी तो यह हमारा अस्पताल को 400 बेड का अस्पताल मिला जो पूरे हिंदुस्तान में एक कीर्तिमान स्थापित करेगा। आप जानते ही हैं कि बिहार जो है हर एक क्षेत्र में कीर्तिमान स्थापित करता है। जैसे म्यूज़ियम हो पटना में, चाहे इस तरह से यह 400 बेड का अस्पताल जब बन जाएगा तो किसी भी मरीज को मैं नहीं समझता हूँ कि यहाँ से रेफ़र किया जाएगा। आपने अभी ठीक ही कहा, क्यों यहाँ से मरीज बाहर जाते हैं? तो बाहर इसलिए जाते हैं कि उनको लगता है यहाँ पर कॉन्फिडेंस डेवलप नहीं हो पा रहा है। अब हम लोग अगर ऐसे ऐसे अस्पताल बनाएंगे और बन कर के वहाँ काम शुरू हो जाएगा तो फिर ज़रूर कॉन्फिडेंस। अभी मेरे यहाँ काफ़ी नी रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट, ये सारा चीज़ हो रहा है। साथ ही हमारे डिप्टी सीएम साहब स्पोर्ट्समैन हैं, तो उनका एक सुझाव रहा कि इस अस्पताल में एक स्पोर्ट्स इंजरी यूनिट बनाया जाए। तो स्पोर्ट्समैन के लिए खास एक अलग हम लोग एक जगह चयन करके स्पोर्ट्स इंजरी यूनिट की स्थापित कर रहे हैं और जब ये 400 बेड का अस्पताल बन के तैयार हो जाएगा
तो वहाँ उसमें भी एक अलग स्पेस होगा जिसमें कि स्पोर्ट्समैन लोग के लिए स्पेशल ध्यान दिया जाएगा। उसके लिए अलग से एक चिकित्सक रहेंगे और स्पोर्ट्समैन को सुविधा दी जाएगी कि स्पोर्ट्स इंजरी का कुछ भी केस आएगा, जैसे लिगामेंट का इंजरी आ जाता है। डॉक्टर साहब आगे और भी बातचीत करेंगे और साथ ही साथ जानेंगे हॉस्पिटल के बारे में और स्वास्थ्य क्षेत्र के अलावा सामाजिक परिवेश में डॉक्टर की कितना अहम भूमिका होती है और होनी चाहिए, इसके बारे में भी बात करेंगे। डॉक्टर्स को एक विश्वास के रूप में लोग देखते हैं। आपसे जानना चाहेंगे कि डॉक्टर अगर प्रोफेशन से हटके अपना कुछ समय कुछ ज़रूरतमंदों को अगर देने लगे तो ये दुनिया कितनी बदलती नज़र आएगी, आपसे जानना चाहेंगे इस विषय में। ये सबसे पहले तो मैं ये बता दूँ कि डॉक्टर का पेशा जी जिस दिन आप डॉक्टर बन गए आप समाज के लिए समर्पित हो गए। जी आपको अपना अब नहीं देखना है। जैसे आप एक कल्पना करिए कि एक चिकित्सक के पास कोई एक मरीज़ आता है तो वो अपने को पूरा न्यौछावर कर देता है। वो कितने दूर से आता है ये सोच के आता है कि अब हम जा रहे हैं, और वो डॉक्टर उनको जो चीज़ भी कहेगा वो मानने के लिए कटिबद्ध है, वो तैयार है। तो डॉक्टरों को भी इसी तरह अगर सोचते हैं, डॉक्टर भी अगर इसी दायरे में कार्य करते हैं तो निश्चित रूप से वो उसके इतने मरीज फॉलोअर्स बन जाएंगे, इतने मरीज फॉलोअर्स बन जाएंगे कि उसको फिर पीछे देखने का ज़रूरत नहीं पड़ता है। अगर आप ढंग से मरीज़ जब आपके पास आपके चेंबर में इंटर करता है तो वो आपके आँख में डालता है और इलाज उसी समय शुरू हो जाता है। इलाज उसी समय उसका शुरू हो जाता है। वो आप में कॉन्फिडेंस देखता है कि हम कितना इनके साथ आइडेंटिफाई कर रहे हैं अपने को। और जैसे उसको अगर मान लीजिए कोई पेशेंट आया आपके किसी भी डॉक्टर के चेंबर में और डॉक्टर साहब मोबाइल से बात कर रहे हैं, चाहे उस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, उससे सिर्फ पूछे हाँ क्या तकलीफ़ है और ये 2 दवाई लिख दिए और भेज दिए, तो उसको क्या कोई कॉन्फिडेंस आएगा? नहीं आएगा। तो उसको डॉक्टर को भी इसी तरह से समझना होगा कि कोई मरीज आ रहा है तो वो किसी समस्या लेके आ रहा है। आपके डॉक्टर के लिए वो भले ही कॉमन समस्या हो, वो बहुत बड़ी समस्या नहीं है, लेकिन उसके लिए घर वर सब छोड़ करके वो आ रहा है। तो इसलिए डॉक्टर को वो तो पूरे समाज में बदलाव ला सकता है। और अच्छे से अगर कोई डॉक्टर अपना कार्य करता है तो उसके बहुत पेशेंट्स उसके पीछे लगे रहते हैं। उसको समय नहीं मिलेगा कि हम कब रेस्ट करें, किस समय काम करें। तो समाज में इस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि ऐसे बहुत से डॉक्टर्स हैं। आप BC रॉय का बात कीजिए, चाहे अच्छे पुराने चिकित्सकों की बात कीजिए। ये बिहार में सबसे ज़्यादा शिक्षित डॉक्टर होते थे पहले। पटना मेडिकल कॉलेज जो है काफ़ी पुराना, हिंदुस्तान में बहुत पुराना मेडिकल कॉलेज हुआ करता था। इसका नाम था प्रिंस ऑफ वेल्स मेडिकल कॉलेज, बाद में इसको PMCH कर दिया गया। तो बिहार में चिकित्सा के क्षेत्र में उस समय यहाँ से काफ़ी लोग विदेश जा कर के ट्रेनिंग ले कर के, कह सकते हैं सर कि डॉक्टर जो होते हैं कहीं ना कहीं एक विश्वास का नाम उसको भगवान का ही रूप मानता है, दूसरा रूप मान के ही लोग आते हैं। और आप ऐसे कल्पना कीजिए कि आप भगवान की पूजा रोज करते हैं, आप भगवान के पास क्यों जाते हैं? जब आपके पास कोई कष्ट होता है तो आप अपने को न्यौछावर करते हैं। तो डॉक्टर भी उसी श्रेणी का और हमें विश्वास के साथ कॉन्फिडेंसली मतलब उनके पास जाना चाहिए, और विश्वास तो हम लोग करते ही हैं। डॉक्टर साहब आप इस कार्यक्रम में आए, अनुभव आपने साझा किया और LNJP हॉस्पिटल के बारे में जो भी विशेष जानकारी दी, बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे आपका। बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। तो दर्शकों, जैसा कि वक्त हो चला है जाने का, और जैसा कि आपको जाने से पहले हम एक रिक्वेस्ट करते हैं, गुजारिश करते हैं कि आप हमें खत भेजें जिससे हम ये जान सकें कि आपको आज का ये जो हमारा कार्यक्रम है वो कैसा लगा। तो फटाफट उठाए दर्शकों कॉपी पेन और नोट करें हमारा पता है कार्यक्रम बिहार बिहान, निदेशक DD बिहार, दूरदर्शन केंद्र पटना, फ्रीजर रोड। साथ ही दर्शकों हमारा पिन कोड है 800001 और हमारा email ID है director ddkpatna@gmail.com।